भारत के महात्मा बुद्ध दुनिया के लिए ज्ञान का वो स्तंभ है जिसे हर व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उनके आदर्शों पर भी चलता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दो ऐसे महान पुरुष जो भारत के साथ दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, द नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने अथाह ज्ञान के लिए दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जबकि महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के लिए। बाबा साहिब के विचारों से मिली प्रेरणा हर गुजरते दिन के साथ आशा का स्रोत बनती जा रही है। विशेषकर पिछले 9-10 वर्षों में जहां भी विवाद उभरे हैं, लोगों के हाथों में बाबा साहिब की तस्वीरें दिखी, उनकी आवाज में जय भीम का नारा जोर शोर से गूंज रहा था। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीयता का मुद्दा हो या देश भर में किसानों का आंदोलन, हर समय गांधी जी उनके साथ दिखे। देखा जाए तो अम्बेडकर और गांधी जी की भूमिका देश के हित में रही। अगर यही हकीकत है तो गांधी जी और अम्बेडकर एक दूसरे के समर्थक हैं या विरोधी? अगर विरोधी है तो क्यों? दोनों के बीच सामान्य संबंध क्या है? आइए 134वीं अम्बेडकर जयंती पर इन मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार फरवरी 1916 में वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने विचार व्यक्त किए। वह डॉक्टर अम्बेडकर ने मई 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में मानव विज्ञान पर एक सेमिनार में निबंध पेश किया। यह उनके द्वारा दिया गया पहला भाषण था, जिसमें गांधी द्वारा चलाए जा रहे देश की आज़ादी की बात कर रहे थे और अम्बेडकर ऐसी आज़ादी की मांग करते हैं जो जाति व्यवस्था से मुक्त हो। गांधी अम्बेडकर विवाद की शुरुआत अस्पृश्यता के मुद्दों से हुई। गांधी उस समय एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनका कांग्रेस पर भी अच्छा प्रभाव था। सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर निर्णय लेना गांधी की महान सलाह पर चल रही थी। हालांकि अम्बेडकर की राय थी कि गांधी अस्पृश्यता के संबंध में अपने प्रभाव व्यक्त करें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अस्पृश्यता के मुद्दे पर गांधी और अम्बेडकर के बीच मतभेद था क्योंकि उनके अलग अलग अनुभव थे। गांधी जी का जन्म दोस्ताना माहौल में हुआ था। वे अस्पृश्यता को धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। दूसरी ओर अम्बेडकर को जाति और अपमान का असहनीय दर्द सहना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि छुआछूत में विश्वास करने वाला हिंदू धर्म अन्यायपूर्ण है, न्याय की इसमें कोई संभावना नजर ही नहीं आती। अस्पृश्यता एक अपराध है। यद्यपि गांधी जी कट्टर हिंदू थे, जाति व्यवस्था के समर्थक थे, बल्कि वे छुआछूत को पाप मानते थे। अम्बेडकर का कार्य अछूत समाज को संगठित करने से प्रारंभ हुआ। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा अछूतों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। वे प्रथाएं धर्म से जुड़ी हुई थी। इस अमानवीयता के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। बाबा साहब ने पूरे महाराष्ट्र और देश भर में घूम घूम कर दलितों को एकजुट किया और उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा की। अम्बेडकर का संदेश था, सीखो, संगठित रहो और लड़ो। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह शुद्र अतिशुद्र संघर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस आंदोलन में अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित उच्च जाति के नेता भी शामिल थे। 20 मार्च 1927 को 4 वर्णों को उचित ठहराने वाली मनुस्मृति जलकर राख हो गई। महाड़ परिषद की शुरुआत 25 दिसंबर 1927 को हुई। वर्तमान परिषद के लिए पूरे महाराष्ट्र से जातिगत भेदभाव को मिटाने में रुचि रखने वाले लोग एकत्र हुए। पूरे मंडप में अलग अलग नारे लिखे हुए थे। मंच पर केवल एक ही तस्वीर थी और वह थी गांधी जी की। शायद बाबा साहब ने उस समय गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह को आदर्श माना होगा। दूसरी ओर गांधी जी को महाड़ में चल रही क्रांति के बारे में शायद ही पता होगा। उन्होंने कभी इसका कहीं जिक्र तक नहीं किया। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश की मांग को लेकर 1930 में सत्याग्रह शुरू हुआ। असहाय दलित समाज पर हमले हुए। उस आंदोलन की खबर इंग्लैंड तक भी पहुंची। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों पर हुए अन्याय को गंभीरता से लिया। बाबा साहेब को गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह गांधी जी के लिए चिंताजनक था क्योंकि वह वर्षों से दलितों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब केंद्र में आ गए हैं अम्बेडकर। आखिर यह अम्बेडकर कौन है? वह पिछड़ों के प्रतिनिधित्व कैसे हो सकते हैं? इन जैसे सवालों ने गांधी जी को परेशान किया। इसलिए गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले गांधी जी ने अम्बेडकर को आमंत्रित किया। 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में यह बैठक तय हुई, जो बेहद दिलचस्प पहली बैठक थी। बाबा साहब को उम्मीद थी कि इस बैठक से पिछड़ों को फायदा मिल सकेगा। दोनों समय के पाबंद थे। योजना के मुताबिक अम्बेडकर समय पर वहां पहुंच गए, लेकिन गांधी ने अम्बेडकर को पूरी तरह नजरअंदाज किया।
वह बकरी के साथ खेलने में व्यस्त था। यह काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार बाबा साहब उठे और बोले, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अंबेडकर की इस प्रतिक्रिया पर तुरंत गांधी जी उनसे चर्चा के लिए आए। अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हुए अंबेडकर ने कहा, श्रीमान गांधी जी, मेरी मातृभूमि कहाँ है? यह सब सुनकर गांधी जी अवाक रह गए। उसने गलती की थी। अंबेडकर को ब्राह्मण मानना गांधी की भूल थी। उनका मानना था कि अगरकर और भंडारकर की तरह अंबेडकर भी ब्राह्मण होंगे। गांधी को अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ब्राह्मण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गांधी जी अंबेडकर की जाति से अनभिज्ञ थे। वे अंबेडकर के सवालों का जवाब नहीं दे सके और अंबेडकर के चले जाने के बाद भी चुप्पी साध कर खड़े रहे। गांधी जी ने अपने सहायक महादेव भाई के सामने कबूल करते हुए कहा, मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस अनुभव के कारण अंबेडकर के मन में गांधी के प्रति गुस्सा पैदा हो गया। बाबा साहब के प्रभावी बुद्धिवाद का परिणाम गोलमेज सम्मेलन के रूप में सामने आया। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और एंग्लो इंडियंस की तरह ही दलितों के लिए भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए। 71 निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवार और केवल दलितों को वोट देने का अधिकार। गांधी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गांधी ने इसे हिंदुओं को बांटने की चाल मानते हुए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। 20 सितंबर 1932 को गांधी ने पुणे की यरवदा जेल से अनशन शुरू किया और चारों तरफ तनाव का माहौल फैल गया। इस दौरान अंबेडकर पर दबाव बढ़ता गया। उन्हें धमकियां दी गई। दुनिया का ध्यान अंबेडकर की भूमिका की ओर कम हो गया और इस प्रकार अंबेडकर ने कहा, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन गांधी जी को एक नया प्रस्ताव लाना चाहिए। लेकिन गांधी जी के पास ऐसा कोई दूसरा विकल्प या प्रस्ताव नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने अंबेडकर और गांधी के साथ बातचीत का दौर शुरू किया। 22 सितंबर को बाबा साहब गांधी जी से मिलने यरवदा जेल गए, जहां तनाव व्याप्त हो गया। गांधी जी को देखकर बाबा साहब की आक्रामकता कम हो गई। वह गांधी जी के बिस्तर के पास बैठे और शांत स्वर में अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी जरूर कहा कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान समाज में सभी के समान अधिकारों की बात करते हैं। इसके बाद पुनः समझौता संपन्न हुआ। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आरक्षित सीटों के प्रस्ताव पर सहमति बनी। बाबा साहेब ने 24 सितंबर 1932 को अछूतों के लिए 148 सीटें आरक्षित करने के साथ पुणे समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद भी गांधी व अंबेडकर की एक बार मुलाकात हुई, लेकिन पुणे समझौते ने अंबेडकर के अनुयायियों के मन में कड़वाहट पैदा कर दी। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में सुधार करना असंभव है। इस पर गांधी जी हैरान रह गए। पुणे संधि के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ के माध्यम से अस्पृश्यता के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक देश का दौरा किया। अस्पृश्यता निवारण हेतु 8 लाख रुपए एकत्र किए। अंतर्जातीय विवाह को लेकर भी उनकी भूमिका बदल गई। हालांकि इस पहल से कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। गांधी जी प्रयास तो कर रहे थे, परंतु सुधार के उनके प्रयासों को हिंदुओं का समर्थन नहीं मिल रहा था। यह बात बाबा साहब भी भली भांति जानते थे। दरअसल पुणे समझौते से पहले गांधी जी को बाबा साहब के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और न ही उनके सहयोगियों ने उन्हें अंबेडकर के बारे में पर्याप्त जानकारी दी थी। गांधी जी के अनशन के दौरान अंबेडकर के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो गांधी अंबेडकर के रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती। जुलाई 1946 में जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम वोटों की मदद से डॉक्टर अंबेडकर बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए। संविधान सभा में कांग्रेस नेता अंबेडकर की शिक्षा और ज्ञान से काफी प्रभावित हुए। विभाजन के बाद बंगाल में अंबेडकर का वह निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में विलीन हो गया। जिन्ना ने अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन वह अंबेडकर थे। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहेब को घटना समिति में होना चाहिए। दरअसल घटना समिति का गठन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सुझाव देना था। घटना समिति ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी का मानना था कि बाबा साहब को घटना समिति में शामिल किया जाए, परंतु कांग्रेस नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। बेशक गांधी जी के कहने पर कांग्रेस ने उन्हें जुलाई 1947 में मुंबई प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना। अंबेडकर को प्रथम राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आगे चलकर बाबा साहब जी अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार बन गए।
अंबेडकर निश्चित रूप से गांधीवादी आलोचक थे, लेकिन उन्होंने कई बार गांधी जी के प्रति शालीनता और कोमलता का प्रदर्शन भी किया। 6 सितंबर 1954 को डॉक्टर अंबेडकर ने नमक पर टैक्स लगाने की सलाह दी और इसका नाम गांधी निधि रखने का सुझाव दिया। गांधी जी इस प्रश्न पर आश्चर्यचकित थे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाएंगे। 1956 में बाबा साहेब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया, जिसे देखने के लिए गांधी जी नहीं रहे। बाबा साहब बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते थे। गांधी जी ने शांति, अहिंसा और करुणा के मूल्यों को बुद्ध से ही ग्रहण किया था। अगर गांधी जी उस समय जीवित होते तो अंबेडकर के साथ सुर में सुर मिलाकर कहते, बुद्धम शरणम गच्छामि।